हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसको हम लोग पढ़ें एक एक करके। देखें ध्यान से। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है आपका प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड से। प्राथमिक और एल्कोहल और एल्डिहाइड से आप जो हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। ध्यान से देखें कैसे इसको बनाया जाता है, समझें। यह आपका समीकरण दिया हुआ है प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड से। प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ऑक्सीकरण कर्मक जैसे उदासीन, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो वह सामान्य ऑक्सीकरण कर्मक के द्वारा, ठीक है, उदासीन हो चाहे अम्लीय हो या फिर क्षारीय हो, माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा या फिर अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो यह आपका प्राथमिक एल्कोहल है। क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, KMnO4 है। अम्लीय माध्यम में यह प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा, RCOOH। तो प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ऑक्सीकरण कर्मक, ठीक है, जैसे उदासीन, अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा अथवा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के द्वारा आसानी से किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह पहला तरीका है बनाने का। जैसे यहाँ पे देखें, यह आपका एल्कोहल है 1-डेकेनॉल, ठीक है, अम्लीय माध्यम में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, CrO3H2SO4 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण किया जा रहा है एल्कोहल का, और आपको डेकेनाइक अम्ल मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। मृदु ऑक्सीकरण कर्मकों के उपयोग से एल्डिहाइड द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो मृदु ऑक्सीकरण कर्मक के उपयोग से एल्डिहाइड के द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसके बारे में हम पिछले खंड में आपको बताए थे। तो यह पहला तरीका था आपका प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं ऑक्सीकरण कर्मक के उपयोग द्वारा। दूसरा तरीका देखें। दूसरा तरीका है आपका एल्किल बेंजीन से। एल्किल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीनों के क्रोमिक अम्ल अथवा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किए जा सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इससे बनेगा। इसके लिए आप एल्किल बेंजीन लेंगे। जैसे देखें यहाँ पर, यह आपका टालविन C6H5CH3 एल्किल बेंजीन है। ठीक है, इसका जो है आप ऑक्सीकरण करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में, KOH क्षारीय माध्यम पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में हल्का सा गर्म करेंगे, जिससे पहले यह किसमें बदलेगा? पहले यह पोटेशियम लवण में बदलेगा, ठीक है, उसके बाद फिर इसका अम्लीय माध्यम में यह बेंजोइक अम्ल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीनों के क्रोमिक अम्ल अथवा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किए जा सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण पार्श्व श्रृंखला चाहे किसी भी लंबाई की हो, ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्मित करती है। ठीक है, तो कितनी भी लंबाई का अगर आपके पास एरोमेटिक है तो वह चेंज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, संपूर्ण पार्श्व श्रृंखला जो है चाहे किसी भी लंबाई की हो, वह ऑक्सीकृत हो जाएगी और आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल समूह भी इसी प्रकार ऑक्सीकृत होते हैं, जबकि तृतीयक समूह प्रभावित नहीं होते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल समूह जो हैं वह चेंज हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक समूह बन जाएगा, लेकिन तृतीयक जो है वह परिवर्तित नहीं होगा, वह प्रभावित नहीं होगा। उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित एल्कीन भी इन ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अगर
एल्कीन भी होगा, प्रतिस्थापित एल्कीन भी होगा, तो वह ऑक्सीकारकों के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें आपका C6H5 CH2 CH2 CH3 है। ठीक है, इसको क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा क्रिया करेंगे, यह आपका C6H5 COOK बनेगा। फिर इसका अम्लीय माध्यम में यह ऑक्सीकृत होकर बना देगा आपका बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा एल्किल बेंजीन से आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। इसके लिए आप क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, और पहले इसका पोटेशियम लवण बनेगा, फिर अम्लीय माध्यम में यह आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, जिसे बेंजोइक अम्ल कहेंगे, C6H5 COOH। ठीक है, इसके लिए आपने देखा टालवीन है C6H5 CH3 टालवीन, जिसको क्षारीय माध्यम KOH में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ हल्का गर्म कर रहे हैं, जिससे इसका पोटेशियम साल्ट मिल रहा है। फिर इसका अम्लीय माध्यम में या बेंजोइक अम्ल में चेंज हो रहा है। दूसरे आप देख रहे हैं कि C6H5 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसमें जो है ब्रांच लंबी हो गई है। इसको भी जब आप क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकृत करेंगे तो यह भी जो है पोटेशियम साल्ट बनाएगा, फिर बेंजोइक अम्ल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यह दूसरा तरीका था एल्किल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का। तीसरा तरीका है आपका नाइट्राइल और एमाइड से। ठीक है, नाइट्राइल और एमाइड से भी आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में नाइट्राइल, ठीक है, CN ग्रुप नाइट्राइल पहले एमाइड में और फिर अम्लों में जल अपघटित हो जाता है। ठीक है, अभिक्रिया को एमाइड पद में रोकने के लिए मृदु अभिक्रिया परिस्थिति की तरह प्रयुक्त की जाती है। तो अभिक्रिया को जो है एमाइड पद में रोकने के लिए जो है आप मृदु अभिक्रिया परिस्थिति का प्रयुक्त कर सकते हैं, तो अभिक्रिया जो है एमाइड पद पे रुक जाएगी। लेकिन अगर आप उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में नाइट्राइल, ठीक है, तो पहले वह एमाइड में चेंज होगा, फिर अम्ल के द्वारा जल अपघटित हो जाएगा और आपको अम्ल प्राप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यह आपका नाइट्राइल है RCN, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, जल अपघटित हो रहा है, जिससे आपको एमाइड मिल रहा है। ठीक है, एमाइड मिल रहा है, फिर जो है यह टूट जा रहा है और आपको अम्ल मिल जा रहा है। ठीक है, RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको प्राप्त हो गया। ठीक, उस एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह आपका एथेनेमाइड है। ठीक है, एथेनेमाइड है, अम्लीय माध्यम में यह एथेनाइक अम्ल में चेंज हो गया और अमोनिया बन गया। ठीक है, तो पहले आपका नाइट्राइल जो है किस में चेंज होगा, एमाइड में, फिर अम्ल में इसका जल अपघटन हो जाएगा और यह आपका अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह बेंजामाइड है आपका CCH5CONH2 बेंजामाइड, यह अम्लीय माध्यम में चेंज हो गया बेंजोइक अम्ल में और अमोनिया अलग हो गई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नाइट्राइल और एमाइड से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। अगर नाइट्राइल है तो उसकी अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे नाइट्राइल पहले एमाइड में चेंज होता है और फिर अम्ल में जल अपघटित हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास एमाइड है तो इसका जो है अम्लीय माध्यम में यह अम्ल में चेंज हो जाता है और अमोनिया बनता है। उसी तरह से बेंजामाइड है तो यह भी अम्लीय माध्यम में बेंजोइक अम्ल में चेंज हो जाएगा और अमोनिया बनेगी। यह तीसरा तरीका था आपका बनाने का। चौथा तरीका देखें गिगनार्ड अभिकर्मक से। गिगनार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाया जाता है, देखें ध्यान से। गिगनार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण निर्मित होता है, जो खनिज अम्ल द्वारा अम्लन से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। तो आप देख रहे हैं कि यह आपका गिगनार्ड अभिकर्मक है RMgX और यह आपका शुष्क बर्फ है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह आपका यौगिक उत्पाद बनेगा, फिर खनिज अम्ल की उपस्थिति में इसका अम्लन हो जाएगा और आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। तो गिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेगा, जिससे यह आपका कंपाउंड मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट, और यह खनिज अम्ल के द्वारा इसका अम्लन हो जाएगा और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यह था चौथा तरीका। जैसा कि हम जानते हैं गिग्नार्ड अभिकर्मक और एल्किल नाइट्राइल एल्किल हैलाइडों से विरचित किए जाते हैं। ठीक है, इसको पीछे आपको बताए हैं हम। उपरोक्त विधियां जो पीछे आप 3 और 4 पढ़े हैं एल्किल हैलाइड को संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल परिवर्तित करने के लिए उपयोगी हैं, जिसमें एल्किल हैलाइड की उपस्थित कार्बन परमाणु से एक कार्बन परमाणु अधिक विद्यमान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक कार्बन से अधिक कार्बन प्राप्त होगा, जिससे श्रेणी का अवरोहण होगा। अब है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का अगला तरीका, वह है आपका एसिल हैलाइड से। तो ध्यान दें, एसिल हैलाइड से कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का उत्पादन। एसिड क्लोराइड RCOCl, ठीक है, एसिल क्लोराइड RCOCl का जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, या फिर जलीय क्षारी माध्यम में, ठीक है, जलीय क्षारी माध्यम में आसानी से जल विघटित होकर पहले कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं। ठीक है, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ठीक है, यह किसके लिए है, एसिल क्लोराइड के लिए है। तो अगर एसिल क्लोराइड है आपका RCOCl है, तो यह जल के द्वारा आसानी से अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, RCOOH देगा। ठीक है, अगर आपका एसिल क्लोराइड है और यह क्षारी माध्यम में इसका जल अपघटन होगा, जिससे पहले आपको कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर अम्लीय माध्यम में यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर एसिल एनहाइड्राइड है आपका, एसिल एनहाइड्राइड है, जैसे यहाँ पर बेंजोइक एनहाइड्राइड है, ठीक है, इसका जल अपघटन करेंगे तो आपको इसका संगत अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एसिल एनहाइड्राइड का जल अपघटन करने पर संगत अम्ल प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे बेंजोइक एनहाइड्राइड है C6H5CO2 बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसका आपने जल अपघटन किया जिससे बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया। यहाँ पे बेंजोइक एथेनाइक एनहाइड्राइड है, बेंजोइक एथेनाइक एनहाइड्राइड, इसका आप जल अपघटन करेंगे तो बेंजोइक अम्ल और एथेनाइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है एसिड हैलाइड से और एनहाइड्राइड से कैसे बनेगा। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि यह आपका एसिल क्लोराइड है, जिसका जल अपघटन करने से आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है इसमें, अगर एसिल क्लोराइड है आपका तो क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर उसका अम्लन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर एनहाइड्राइड है आपका तो वह जल अपघटन करने से आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, बेंजोइक एनहाइड्राइड है तो बेंजोइक अम्ल बदल जाएगा, बेंजोइक एथेनाइक एनहाइड्राइड है तो बेंजोइक अम्ल और एथेनाइक अम्ल में बदल जाएगा जल अपघटन करने पे। यह आपका 5वां तरीका था कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का। अब 6वां तरीका है एस्टर से। तो देखें ध्यान से, एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। एस्टर के अम्लीय जल अपघटन से सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, एस्टर का अगर अम्लीय जल अपघटन किया जाए तो इससे सीधे जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे, जबकि क्षारीय जल अपघटन से पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे, ठीक है, फिर इनका अम्लन करेंगे तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो एस्टर के अम्लीय जल अपघटन से, तो पहला आप देखें यह एथिल बेंजोएट है, एथिल बेंजोएट है जो एक एस्टर है C6H5COO2H5। ठीक है, इसका अम्लीय जल अपघटन कर रहे हैं। ठीक है, H3O+ अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो आपको सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया है C6H5COOH और C2H5OH। ठीक है, अगर अम्लीय माध्यम की जगह पे आपका क्षारीय माध्यम होगा, ठीक है, तो इसका जल अपघटन होगा और आपको कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होंगे और फिर इसका आप अम्लन करेंगे जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यह आपका एथिल ब्यूटेनोएट है, एथिल ब्यूटेनोएट है जिसका क्षारीय माध्यम में जल अपघटन आप कर रहे हैं
जिससे आप देख रहे हैं इसका कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, CH3CH2CH2COO Na, C2H5OH यह बन रहा है। फिर इसका अम्लीय माध्यम में अब क्रिया होगी जिससे ब्यूटेनाइक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2CH2COOH। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एस्टर का, ठीक है, एस्टर से हम डायरेक्ट अम्लीय जल अपघटन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं अम्लीय माध्यम में, जबकि क्षारीय जल अपघटन द्वारा पहले कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है, उसके बाद जो है अम्लन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह 6 तरीके थे जिसके द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।